आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर खास। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। खबर खास में आज हम बात करेंगे नजीब गुमशुदगी मामले की। तो नजीब गुमशुदगी मामले में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है और अब 29 नवंबर को इस पर अगली समाअत होगी। एजेंसी के हाथ खाली हैं। मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं, जिससे नजीब के अहले खाना की मायूसी बढ़ गई है। यानी नजीब की गुमशुदगी के वक्त जो सवालात थे वो अभी अपनी जगह कायम है। नजीब की वालिदा को यकीन है कि उनका लख्त जिगर जिंदा है। वो चाहती हैं कि मामला एसआईटी, इस पूरे मामले की एसआईटी से जांच कराई जाए। क्या नजीब की गुमशुदगी राज के पर्दों में निहा रहेगी? और सवाल यह भी है कि क्या इसका पता अब कभी नहीं चलेगा? और इनके अहले खाना और असीज़ो अकारिब के पास अब क्या कुछ रास्ता बचा है? वो अपनी फरियाद किस दर पर ले जाएं? आज यही हम समझने की कोशिश करेंगे खबर खास में कि आखिर ये मामला अब कहां पहुंचता है। इस मामले को आखिर अब किस तरह से देखा जाए। 2 साल में एक तरह से नजीब का अभी तक कुछ पता नहीं चला। मुल्क की बड़ी जांच एजेंसियां जो है सीबीआई, जो मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, उसने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए और अब उस पर क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी है। इस पर नजीब की वालिदा का क्या कुछ कहना है, पहले उनका बयान सुन लेते हैं। चाहते हैं कि आखिर जो हो रहा है वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हुआ ऐसा कि सीबीआई ने अपने आप को फेलियर साबित कर दिया, हुकूमत फेलियर साबित हो गई। शर्म आना चाहिए हुकूमत को और तमाम एजेंसियों को जो एक स्टूडेंट को ढूंढने में नाकाम है। जिस तरह से उन्हें एक मैसेज जा रहा है, या अगर वो आगे कभी किसी केस में लापरवाही करेंगे तो लोग ऐसे ही सड़कों पे खड़े रहेंगे। कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से किसी से भी जो इसे देख रहा है कि इसको सिर्फ राजनीतिक नजर से प्लीज मत देखिए। ये आज एक नजीब है जिसके साथ ये हुआ। रोहित की माँ हमारे साथ है, रोहित के साथ कल वो हुआ कल जब आपके या आपके बच्चे के साथ ऐसा होगा, अगर आप आज राधिका जी और फातिमा नफीस के साथ नहीं खड़े हुए तो आपके साथ खड़े होने वाला कौन बचेगा? हम सबको खड़ा होना चाहिए और इस सरकार से सवाल पूछना चाहिए बतौर नागरिक के, बतौर इंसान के। हम ये कहना चाहेंगे सरकार से कि एक लड़का जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूशन से दिल्ली में है, जो दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी, वहां से कैसे गायब हो सकते हैं? और ये सरकार क्या इतना कमजोर है, उनके क्या कोई रिसोर्सेज नहीं है कि एक लड़का को ढूंढ नहीं पा रहे हैं और ये दबाए जा रहे हैं। ये इन्वेस्टिगेशन और भी सक्रिय करने की जगह इसको दबाए जा रहे हैं। सीबीआई ने पिछले हफ्ते हमें ये बताया जाता था कि अपनी क्लोजर रिपोर्ट कर दिया और बोल रहा है कि हम नजीब को नहीं छुपा रहे हैं। तो हम नजीब की अम्मी के साथ आए और हम चाहते हैं कि नजीब भाई जो 2 साल से गायब हुए हैं उनको वापस लाया जाए। तो नजीब कहाँ है, ये एक तरह से अभी भी एक सवाल बना हुआ है, एक मौमा बना हुआ है। इसी पूरे इशू को समझने के लिए खुद नजीब की वालिदा फातिमा नफीस हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा फर्रुख खान जो कि सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी कानूनी पहलू हम समझने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों खास मेहमानों का हम बहुत इस्तकबाल करते हैं। फातिमा नफीस साहिबा, जाहिर सी बात है कि बड़ा दुख भरा ये मामला है। 2 साल तकरीबन हो रहे हैं नजीब के गुम हुए और अब तक कोई अता पता नहीं। मुल्क की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ने एक तरह से हाथ खड़े कर दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या वाकई में आपकी मायूसी और बढ़ गई है जिस तरह से सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है? मायूसी तो हुई है मुझे, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि मेरे साथ तमाम स्टूडेंट और तमाम अमन पसंद लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए इतने लोग काफ़ी हैं मेरे लिए। लेकिन जिस तरह से सीबीआई ने शुरू से, बल्कि मैं समझती हूँ पुलिस ने पहले दिन से जिस तरह से मुझे मिसगाइड किया, मुझे उन लड़कों के जो नजीब को मारा पीटा था, एवीपी के लड़कों के नाम नहीं लिखने दिए, मुझसे कहा 24 घंटे में आपको बेटा चाहिए या नाम लिखेंगी। तो मैंने कहा मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए था, मुझे और क्या करना था? मुझे जंग तो करने आई नहीं थी मैं यहाँ किसी से, ना मैंने कभी सोचा था ये लड़ाई इतनी बड़ी हो जाएगी। मैं तो आई थी अपने बेटे को लेने के लिए, बेटे को लेकर वापस चली जाती या वहाँ अलग घर लेकर रहती। लेकिन जिस तरह से पहले दिन से मेरे साथ साजिश के तहत
एक आईओ ने ये बदतमीजी की, मुझे नाम नहीं लिखने दिए। सबसे बड़ी मैं इस बात को कहती हूँ कि आज तक उस आईओ पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, उस एसएचओ पे एक्शन क्यों नहीं हुआ। अगर बुनियादी तौर पर शुरू से पहले दिन से जो मैं कह रही थी उस पर एक्शन होता तो आज हमारा नजीब हमारे साथ होता। ये सब कुछ जो हो रहा है ये बिल्कुल नहीं होता। ये पुलिस और ये यहाँ का जो कहते हैं कि सारे लोग कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, राजनीति करने मैं नहीं आई थी, मैं अपने बेटे को लेने आई थी। एक घरेलू औरत, एक घर में रहने वाली, अपने बच्चों को परवरिश करके उसने इस लायक बनाया कि वो यहाँ तक पहुँचे, और उसके आंखों से उसके ख्वाब नोच लिए गए, उसे उसके बच्चों से अलग कर दिया गया। ये कहाँ का इंसाफ है? ये क्या है? क्या कोई आगे अब कोई रास्ता है कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? लेकिन नहीं, मेरी हिम्मत मेरा बेटा है, मेरी ताकत मेरा नजीब है, जो मैं समझती हूँ आज इस देश में जितने भी स्टूडेंट हैं वो सब चाहते हैं नजीब वापस आए और एक अच्छा मैसेज जाए कि स्टूडेंट सेफ हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ना पहुंचा पाएगा। बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपकी ये हिम्मत ही है और इस हिम्मत की दाद देनी होगी कि आपने अभी भी उम्मीद का दामन एक तरह से नहीं छोड़ा है, और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि नजीब ज़रूर मिलेगा। फर्रुख खान साहब, आपके पास आना चाहेंगे। फर्रुख, अगर शुरू से ही हम इस पूरे मामले को देखें, तकरीबन 2 साल इस मामले को हो रहे हैं, क्या कुछ लैप्सेस हुए हैं? जिस तरह से नजीब की वालिदा ने अभी कहा कि भाई मिसगाइड किया गया, क्या कुछ लैप्सेस आपकी नज़र में हुए हैं इस पूरे मामले को लेकर? हुरैरा, देखिए, ये मुकदमा शुरू से ही लैप्स का एक बड़ा टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, जहाँ पे सिर्फ लैप्स ही लैप्स किए गए। बहुत शर्म आती है ये बात कहते हुए कि हमारी इतनी प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जितने इतने बड़े बड़े केसेस को एक्सपोज किया हो, उसका सही से इन्वेस्टिगेशन किया हो, वो एक लड़के को ढूंढ नहीं पा रही है। कुछ तो हुआ होगा ना। मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि बिल्कुल नाउम्मीदी नहीं रहनी चाहिए। मैं नजीब के वालदा को सलाम कहता हूँ, उनकी हिम्मत को दाद देता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ आपके बेहतर ज़रूर होगा। पर एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, ये तो एक बहुत शर्मनाक पोजीशन है। इस बात से बहुत हम लोग, एक आम शहरी हिंदुस्तानी तो खौफजदा हो जाएगा कि अगर सीबीआई एक लड़के को नहीं ढूंढ पा रही है, उसका अता पता, उसके साथ क्या हुआ, वो कहाँ है, वो किस हालात में है, अगर वो ये नहीं ढूंढ पा रही है तो हम फिर किस पे भरोसा रखेंगे? ये डेमोक्रेटिक स्टेट है, रूल ऑफ लॉ है, हम कोई बनाना रिपब्लिक में नहीं है जहाँ कोई कभी गायब हो जाए फिर वो न मिले। तो मुझे तो इसको जो लोग भी हैं, जो लोग इसको लड़ रहे हैं और जो लोग इसके साथ हैं या जो लोग साथ नहीं भी हैं, मैं उनसे भी ये अपील करता हूँ कि ये किसी इसको पॉलिटिकल एफिलिएशन पे, किसी रिलीजियस एफिलिएशन पे इसको नहीं देखना चाहिए। एक आदमी, एक लड़का, एक स्टूडेंट जो कि हिंदू भी हो सकता है, मुसलमान भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो एक दिन यकबया गायब हो जाता है, और उसके बाद इस तरह की चीज़ें होती हैं कि हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उसको ढूंढ नहीं पाती और क्लोजर रिपोर्ट लगाती है। तो मुझे अभी भी कोर्ट से भी ये बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। अभी हमने देखा कि ये खैर ये लोग इसको चैलेंज कर रहे हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट में। जैसे तलवार, अगर आपको याद होगा हुरैरा, वो जो तलवार के केस में जब सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगाई तो ट्रायल कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट मान ली और लोगों को वो कर लिया। तो अभी भी इसमें बहुत सारी ऐसी ग्रे एरियाज हैं जो कि पुलिस, सीबीआई किसी, मुझे लगता है कि कोई मखसूस वजह से उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहती है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है या वही लोग बेहतर जानते हैं कि वो मखसूस वजह क्या है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है कि इसका इन्वेस्टिगेशन सही से नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन फर्रुख, जाहिर सी बात है कि आज भी हम लोगों का भरोसा एक तरह से अदलिया पर और मुल्क की जुडिशरी पर रहता है, और बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। लेकिन जिस तरह से महज 1.5 साल की कार्रवाई सीबीआई की हुई और उसके बाद सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट लेकर हाईकोर्ट पहुंचती है और हाईकोर्ट उसे एक तरह से एक्सेप्ट कर लेती है क्लोजर रिपोर्ट, तो अदलिया पर भी कहीं ना कहीं अदलिया से भी एक मायूसी होती है। जी बिल्कुल, देखिए, मायूसी तो है। अब अदालत का फैसला है, उसका पूरा एहतराम है, और अदालत का फैसला है वो दूसरी अदालत में अपीलेबल है, वो चैलेंज भी हो सकता है। और मुझे इस केस से बहुत उम्मीद है, और मैं आपके चैनल के मार्फत से ये बात
नजीब की वालदा को इस बात का भी इत्मीनान दिलाना चाहूँगा कि अगर हम लोगों की भी किसी लायक ज़रूरत अगर पड़ती है, अगर चूँकि मैं पेशे से वकील हूँ, वो चाहती हैं कि इस मुकदमे में हम लोग साथ दें और उसको लीड बने, तो बिल्कुल करने को तैयार है। और इसको एक बहुत अच्छा केस है, बिकॉज एक बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन ऑफ लॉ है यहाँ पे। फैक्ट है कि साहब अगर जो लोग जिनको ये वो यकबया गायब हो जाते हैं, उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अपना हाथ झाड़ लेती है और कहती है कि हमें नहीं पता कि वो कहाँ गया, तो फिर हम किस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके सिटीजन्स को, उसके शहरियों की हिफाजत करना। ये कोई एहसान नहीं करती है स्टेट हम पे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं हमें हिंदुस्तान की आईन ने ये हमें अधिकार दिए हुए, ये हमारे हुकूक हैं कि हम इस मुल्क में जहाँ के हम शहरी हैं, हम उसमें हम अपनी लिबर्टी को, अपनी लाइफ को, अपनी फ्रीडम को एंजॉय कर सकें। वो कहाँ है ऐसी चीज़ें? तो इस तरह से जो डेवलपमेंट हुई है इसकी केस में, ये शायद एक लीगल जुरिस्प्रूडेंस में तो ये बहुत ही ख़राब शब्दों में, बहुत अल्फाजों में इसको लिखा जाएगा आने वाले जब लोग कभी इसको लॉ देखेंगे, जो लॉ के जो ज्यूरिस्ट हैं जो पढ़ेंगे। और इस पर मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर इंटरवीन करेगी और इस पर चीज़ें होंगी और जवाबदेही तय करनी पड़ेगी कि नजीब गए कहाँ, आखिर कहाँ हैं, किस हाल में है। अल्लाह उनको महफूज रखे, वो जहाँ भी है, इस पर जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। और इस पर मुझे अफसोस होता है हुरैरा ये बात कहते हुए, चलिए सीबीआई अपना काम कर रही है हर चीज़ पे इतने आप, और मैं आपको सैल्यूट करूंगा इस बात की कि आप इस इशू को शुरू से आपका न्यूज़ 18 उर्दू इसको लेके चल रहा है, वरना कहीं ये तो नेशनल टेलीविजन पे तो डिबेट भी नहीं कि एक आदमी, एक स्टूडेंट गायब हो जाता है, उसके लिए सीबीआई को इंक्वायरी दी जाती है और सीबीआई भी कहती है कि हमें नहीं पता। तो फिर हम किससे तवक्को करेंगे, किस पे इत्मीनान करेंगे, किस पे यकीन करेंगे? एक आम शहरी हिंदुस्तानी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? जाहिर सी बात है कि इस इशू पर शुरू से ही सवाल उठ रहे हैं और जैसे जैसे ये इशू आगे बढ़ रहा है इस पर और खदशात और सवालात उठते ही जा रहे हैं। फातिमा नफीस साहिबा, जाहिर सी बात है कि ये एक लंबी लड़ाई है और काफ़ी दिनों से आप इस लड़ाई को लड़ती आ रहे हैं, लेकिन आपकी हिम्मत और दाद को सलाम कि आप थकी नहीं हैं, आपने हार नहीं मानी है। अब आगे कैसे इस लड़ाई को आप लड़ेंगी, आगे किस तरह से इस लड़ाई को ले जाएंगी? हुरैरा भाई, एक बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अभी वकील साहब ने कहा कि मखसूस वजह है जो कि सीबीआई ने या दूसरी एजेंसीज ने इस पे कदम नहीं उठाया। तो आप क्या आवाज़ आ रही है? मखसूस वजह ये है कि वो जो 9 गुंडे थे एबीवीपी के, जिन्होंने नजीब को रूम में जाके मारा पीटा और उसको जान से मारने की धमकी दी कि हम तुझे कटुए पाकिस्तान पहुंचा देंगे, 72 हूरों के पास पहुंचा देंगे और इसे हमें दे दो, हम इसका क्रियाक्रम कर देंगे। ये वर्ड है वहाँ के वार्डन के, जिन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ऐसे ऐसे कहा और उन सब लड़कों के नाम दिए गए। बाकायदा आई विटनेस मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, मतलब सबूत मौजूद हैं, सब लोग मौजूद हैं। फिर ये सीबीआई ये कैसे कह सकती है कि हमें वहाँ कोई ऐसा कुछ मिला ही नहीं, वहाँ कोई इंसिडेंस हुआ था? जबकि इंसिडेंस नहीं हुआ था, फिर नजीब को सफदरजंग क्यों ले जाया गया? वहाँ से एम्बुलेंस में उसको सफदरजंग ले जाया गया, वहाँ नजीब ने एमएलसी कराने से मना कर दिया क्योंकि वो नहीं जानता था कि पुलिस के क्या क्या कार्रवाइयाँ होती हैं। वो बहुत सीधा और एक मासूम सा बच्चा है, वो पुलिस के नाम से भी डरता है। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का इशू बनाने के बजाय ये कह दिया कि यहाँ कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा दुखदाई मेरे लिए ये है कि मुझसे कह रहे हैं, वो मेरे फ़ोन पर मुझे बता रहे हैं कि नहीं फातिमा जी, आपके बेटे के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मार पिटाई हुई है, और वहाँ कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं, कह रहे हैं वहाँ कोई इंसिडेंस हुआ ही नहीं। ये दोगली बातें क्यों? ये इसलिए कि ये बीजेपी जो हुकूमत हमारी सत्ता में बैठी है, इसका दबाव है। ये चाहते हैं कि हम इस तरह से प्रमोशन पा जाएंगे या हुकूमत की नज़रों में उठ जाएंगे। ये कतई ऐसा नहीं होगा। ये बहुत बड़ी अपनी और अपने हमारे देश की बहुत बड़ी इंसल्ट है कि ऐसी एजेंसी जो कि पूरे देश में नाम है जिसका, आज वो फेलियर है। मेरा कहना यह है कि सबसे बड़ी वजह है उन लड़कों को बचाने की, लेकिन वो बच नहीं पाएंगे क्योंकि कानून हमारे देश का इतना सख्त है। ठीक है, अभी ये कुछ लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ना हमेशा कोई बैठा रहा है सत्ता में, ना बैठा रहेगा। मेरा मानना है कि ये कानून भी हमारा साथ देगा और जो लोग यहाँ कुर्सियों पे बैठे हैं, आज ये कुर्सी किसी के पास, कल किसी के पास होगी और इंसाफ मिलेगा।
बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक दिन इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन फ़र्रुख खान साहब, जो इशू फातिमा नफीस साहिबा ने यहाँ उठाया कि भाई सरकार के दबाव में एक तरह से इस पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है, फ़र्रुख साहब सीधे सीधे आपसे समझना चाहूँगा, क्योंकि कानून से आप जुड़े हुए हैं, क्या वाकई में जुडिशरी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर और क्या जो जांच एजेंसियां होती हैं, क्या वाकई उन पर जो इक़्तिदार में, जो सरकार में, जो सत्ता में जो सरकारें होती हैं, क्या उनका असर वाकई में पड़ता है? देखिए, जुडिशरी के बारे में तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि वो एक सेपरेट ऑर्गन है। आपको मैं एक फ्रेमवर्क समझाता हूं हुरैरा। जो हमारा फ्रेमवर्क है उसमें 3 ऑर्गन है स्टेट के। लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट है, यानी जो हुकूमत है, एग्जीक्यूटिव यानी जो ब्यूरोक्रेसी है, और तीसरा जो है वो जुडिशरी, और चौथा जो लिखा नहीं है पर चौथा मीडिया को कहा जाता है, चौथा स्तंभ कहा जाता है, पिलर कहा जाता है डेमोक्रेसी का। देखिए, जहां तक बात सीबीआई की या पुलिस की है, बिल्कुल मैं इस बात को बहुत ताबे से और बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके चैनल पे कहना चाहूंगा कि सीबीआई या कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं वो सरकार के ताबे होती हैं और वो उनके मत के बाहर नहीं जाती हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अगर आपको याद होगा, जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई जो है वो तोता हो गया है। अगर आपको याद होगा, इससे बहुत हुआ था और बिल्कुल। सारी चीजें इस पर निकल के आई थी। तो ये इन्वेस्टिगेशन अगर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करती, अनबायस्ड अगर इन्वेस्टिगेशन करती सीबीआई, तो ऐसा हो ही नहीं सकता था कि नजीब के वेयर अबाउट्स न निकल पाए। आजकल इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का जमाना है। एक एक मूवमेंट इंसान की ट्रैक हो जाती है, कौन कहां पर है, क्या है, और बहुत एडवांस हमारा इन्वेस्टिगेटिंग सिस्टम हो चुका है। पर बात नीयत की है। जब नीयत नहीं है आपको इंसाफ देने की, नीयत ये नहीं है कि आप ये नजीब कहाँ है ये पता चले, तो फिर चाहे आप सीबीआई से करा लीजिए या आप अमेरिका से सीआईए या एफबीआई को ले आइए, जब नीयत नहीं है तो काम नहीं होता। यहाँ मसला नीयत का है। जहाँ तक बात अभी फातिमा जी कह रही थी, मैं इनकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ। उसमें जो लोग नामजद थे, जिनके खिलाफ, मैं ये नहीं कहता कि वो कन्विक्टेड हैं, उन पर इल्ज़ाम है, हिंदुस्तान का कानून कहता है कि वो एक्यूज्ड हैं, उन लोगों को उठाया जाता, उनको सही से इंट्रोगेट किया जाता, उनसे सवालात पूछे जाते, उनसे जो है वो सही जगह पे दबिश डाली जाती, तो क्यों बातें निकल के नहीं आती? सीबीआई के सामने तो अच्छे अच्छे लोग मुंह खोल देते हैं। तो क्या ये ऐसा कैसे हो गया कि वो जो इंसिडेंट था उसको भी झुठला दिया गया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं? वहां पे एक माँ का दर्द लोग नहीं समझते। भाई, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी में आज बैठे या जो लोग भी नजीब के मुखालफत में आज खड़े हैं, उनको भी अपने दिलों पे हाथ रख के पूछ लीजिए कि उनके घर पे भी उनकी औलादे हैं। कभी अल्लाह न करे, खुदा न खास्ता, उनके घरों के साथ या उनके बच्चों के साथ ऐसा हादसा हो जाए, तो क्या वो यही कहेंगे? ये बहुत सोचने का मकाम है, ये बहुत ज्यादा सोचने का मकाम है कि हम कहां ले जा रहे हैं हिंदुस्तान को। हम कहां लेके जा रहे हैं कि जहां हमें अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन पे एक आदमी गायब हो जाता है, एक मासूम स्टूडेंट गायब हो जाता है। मैं कहता हूं चलिए नजीब भी उस झगड़े में शामिल था, मैं मान लेता हूं, तब भी नजीब को आप लाइए, नजीब पे मुकदमा चलाइए, उसको सजा दीजिए। हमारे मुल्क में कानून का राज है ना, रूल ऑफ लॉ है ना। लेकिन आप किसी को ऐसे वॉश अवे कर देंगे और उसके बाद आप कहेंगे कि आप ढूंढ ही नहीं पा रहे, आप क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देंगे, तो ये शर्म की बात है और वाकई उनको शर्म आनी चाहिए। ये सीबीआई, देखिए कोर्ट तो कहीं ना कहीं मजबूर होती है, इन्वेस्टिगेशन बहुत हद तक कोर्ट को पावर नहीं। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने 142 कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उसके हिसाब से बहुत सारे पावर्स को डिराइव करती है। हाई कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन हमेशा प्रेरोगेटिव होता है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का। तो इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई के ऊपर भी एसआईटी बना सकती है, सुप्रीम कोर्ट उसको मॉनिटर भी कर सकती है। और आप यकीन जानिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने एक दो बार अपने सख्त रुख को दिखा दिया तो इंशाल्लाह ये केस बिल्कुल खुल जाएगा और ये पता चल जाएगा कि नजीब आज की डेट में कहां है, उनके साथ क्या हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। फातिमा नफीस साहिबा, क्योंकि बड़ी मुश्किल भरी आपकी लड़ाई रही और पिछले 1.5-2 साल जो है आपके लिए बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आगे अभी एक लंबी लड़ाई है, जैसा कि मैंने कहा, या जिस तरह के हालात हैं इस पूरे केस में, क्या कुछ कदम आप आगे उठाएंगी? क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट का आप दरवाजा खटखटाएंगी? क्या कुछ ऑप्शन आपके पास हैं? चीज और कहना चाहूंगी वो ये कि नजीब के केस में जिस तरह से लोगों ने आवाज उठाई और ये कहा कि मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी जी बिल्कुल जी।
कि उन 9 लड़कों के मोबाइल के पैटर्न लॉक खोलने में नाकाम रही सीबीआई। अब आप खुद बताइए, ये इतनी छोटी सी बात है। जब मैं कहीं जाती हूँ लोग मुझे पहचान लेते हैं, मुझसे पूछते हैं क्या आप नजीब की अम्मी हैं, क्या आप पुलिस में नहीं गई, क्या आपने FIR नहीं की। मैं उन्हें कैसे समझाऊं मैंने क्या क्या किया? क्या अगर मैं उन्हें समझाऊंगी, उन्हें बताऊंगी, क्या वो मेरी बात को समझ पाएंगे? क्या मुझ पर भरोसा कर पाएंगे कि मैंने सब कुछ किया, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ? तो ये एक मैसेज देना चाहते हैं इस तरह से ये सत्ता में बैठे लोग और ये तमाम एजेंसियां कि आप कुछ भी कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें करना पड़ेगा। अब अगर ये सीबीआई लॉक नहीं खोल पाई थी तो वो जो पिछली बार यहाँ पर आकर बोल रहे थे, सौरभ शर्मा ABVP के जो चौधरी हैं JNU के, वो कह रहे थे कि हम बेगुनाह हैं, हम भी चाहते हैं नजीब सामने आए और ये और वो, तो वो उन्होंने खुद क्यों नहीं कहा कि लॉक खोल के हम दिए देते हैं? आप देख लीजिए हमारे इसके अंदर क्या है। नजीब का मोबाइल तो पहले दिन ही पुलिस ने सीज कर लिया था, नजीब का लैपटॉप सीज कर लिया था, लेकिन उन लड़कों के मोबाइल अब मांगे गए 1.5 साल के बाद तो वो लॉक हैं, वो पानी में गिर गए, वो टूट गए। तो मैं क्या समझूं कि यहाँ कहीं पक्षपात नहीं हुआ है? बिल्कुल पूरी तरह सामने दिख रहा है पक्षपात हो रहा है। मैं अपने देश में इंसाफ नहीं मांगूंगी अपने बेटे के लिए, जो एक पहले एक हिंदुस्तानी नागरिक है, फिर इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो क्या मैं विदेश में मांगने जाऊंगी? क्या मैं दूसरी जगह खड़ी होंगी जाके? मुझे इंसाफ मिलेगा और इसी देश में मिलेगा। इसी देश के लोग जो इंसाफ पसंद हैं, जो चाहते हैं नजीब को और अपने बच्चों को सेफ करना चाहते हैं, वो मेरे साथ खड़े होकर मुझे इंसाफ दिलाएंगे। मेरा मानना ये है और मैं बार बार ये कहती रही हूँ कि तमाम ये एजेंसियां दबाव में हैं, बिल्कुल दबाव में हैं। निजी ये लोग जो एजेंसियों में कुछ ACP हैं, कुछ DCP हैं, ये मुझे माँ मानते हैं, मुझे अपनी माँ की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जब मैं इनसे पूछती हूँ नजीब के बारे में कुछ बताओ तो इनकी आंखों में खामोशी होती है। मैं पर्सनल तरीके से इनसे पूछना चाहती हूँ कि वाकई में आपको कुछ मालूम है नजीब के बारे में? आपकी ड्यूटी है, अगर आप ड्यूटी नहीं कर रहे हैं तो मुझे एक क्लू तो दे दें, एक बार तो कह दें आपका नजीब सेफ है, लेकिन ये खामोश हो जाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो उनके साथ भी कुछ मजबूरियाँ हैं, लेकिन ये मजबूरियाँ कब तक हैं मैं ये देखना चाहती हूँ। ये मजबूरी ज़्यादा दिन की नहीं है, इंशाल्लाह मेरा मानना है कि बहुत जल्द ये मजबूरी दूर होंगी और ये तमाम लोग जो जानते हैं कि नजीब कहाँ है, किसके पास है, मेरा मानना ये है कि नजीब को इन्होंने ढूंढा ही नहीं है, इन्हें मालूम है नजीब कहाँ है और किसके पास है। जैसे ही इन्हें कभी किसी भी वक्त में लगेगा कि अब नजीब को लाना चाहिए तो ज़रूर लाएंगे, लेकिन मैं कहती हूँ ये उस देर वक्त का इंतज़ार ना करें, नजीब को सामने ला दें। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगी, मेरा बच्चा मुझे मिल जाएगा, मैं खामोशी से घर बैठ जाऊँगी। आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि जब तक नजीब मेरा मुझे नहीं वापस मिलेगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, मैं लड़ती रहूँगी, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। पहले हियरिंग में ही या दूसरी में मुझे परेशानी हो रही थी, मैं बीमार हूँ, हाई ब्लड प्रेशर और शुगर पेशेंट हूँ, मुझे दिल्ली से आने जाने में बहुत परेशानी होती है। बदायूं और दिल्ली में 8 घंटे लगते हैं आने जाने में। मैंने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि मुझे रहने की जगह दी जाए मेरी सेफ्टी के साथ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं कोर्ट में। क्या नहीं चाहिए उन्हें एक माँ को वो ये परमिशन देते कि उन्हें रहने की जगह दी जाए, उन्हें यहाँ उनका रहने का इंतज़ाम किया जाए? कितने मतलब बड़ी बड़ी बातें करते हैं यहाँ के नेता, औरत के सशक्तिकरण की फलानी बात दिमागी बात, लेकिन एक औरत के लिए कुछ कर रहे हैं? वो कुछ किया एक माँ के साथ? अपने गिरवानों में झांक के देखें, उनकी माँओं के साथ उनका यही रवैया है जो उन्होंने नजीब की माँ के साथ अपना रखा है। प्लीज़ अपने ज़मीर को जगा लीजिए, आप भी किसी माँ के बेटे हैं, आपकी बेटी भी किसी बेटे की माँ बनेगी, इस चीज़ को याद रखना। आज मेरे साथ है, आप मेरे साथ नहीं दोगे, कल ये आपके साथ होगा, फिर आपके साथ फातिमा नफीस नहीं होगी, फिर आप तन्हा और अकेले खड़े रह जाएंगे। मैं आज उन तमाम औरतों को ये बताना चाहती हूँ जिनके साथ ये सब हो रहा है, जो यहाँ तक नहीं पहुँच पाते आपके चैनल तक या दिल्ली की सड़क तक, उनके लिए फातिमा नफीस की जगह खुली हुई है। जब भी चाहें फातिमा नफीस के साथ आकर खड़े हो सकते हैं और मैं उनके साथ देने के लिए तैयार हूँ। मैं उन माँओं को, उन बीवियों को, जो माजिद गुजरात से गायब है, 3 महीने हो गए, कल उसका दर्द मैंने देखा, उस औरत का, उसके तो माँ बाप भी नहीं है माजिद के, उसकी बीवी अकेली तरह थी, उसको भी इंसाफ चाहिए। ऐसी तमाम लेडीज़ जो राधिका वेमुला, जुनैद की माँ और बहुत सारी लेडीज़ हैं जो सब मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। अगर ये हुकूमत चाहती है कि हमें इंसाफ मिले तो फिर मैं कहती हूँ अभी एक बार और बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक माँ को इंसाफ का इंतजार है। फर्रुख खान साहब, बहुत मुख्तसर में, क्या कुछ ऑप्शन अब बचता है इस पूरे मामले में? अगर हम देखें, सुप्रीम कोर्ट का एक रास्ता है या क्या कुछ
किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर जाएंगे, तो वहां पर क्या कुछ मतलब होगा, क्या कुछ प्रोसेस होगा या ऑप्शन क्या कुछ बचते हैं अब इस मामले में? सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं जी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको ज़रूर इंसाफ होगा। और उसके अलावा एक पैरेलल जो सिविल सोसाइटी का प्रेशर होता है हुरैरा भाई, वो भी होना चाहिए जी। सिविल सोसाइटी जो लोग, मैं देखता रहता हूँ, मैं कुछ प्रोग्राम्स में गया भी हूँ, ये एक वाइडर पर्सपेक्टिव का डिस्कशन है कि एक स्टूडेंट एक हिंदुस्तान के प्रीमियर इंस्टीट्यूशन से कुछ लोगों में उसका एक ज़ाती कोई भी इख्तलाफ होता है और झगड़ा होता है, वो स्टूडेंट गायब हो जाता है, उसके लिए मुकदमा नहीं लिखा जाता। उसकी बाद जब प्रेशर बनता है और सीबीआई की इंक्वायरी होती है और सीबीआई आके कहती है 1.5 साल बाद कि मुझे कुछ नहीं मिला, तो ये डिस्कशन, और जब अगर आपको कुछ नहीं मिला, इतने बड़े बड़े आप स्कैम को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे या सुओ मोटो, और बड़े बड़े हाई प्रोफाइल जितने भी इंडिया के मैटर्स हैं वो ज़्यादातर सीबीआई के पास है, वो एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, तो फिर आप एक लड़के को अगर नहीं ढूंढ के निकाल पा रहे हो, तो आप इतने बड़े बड़े इन्वेस्टिगेशन क्या खाक कर लोगे? ये एक डिस्कशन, और उन ऑफिसर्स को, जो ऑफिसर्स इसके चार्ज पे हैं, जो इसको कर रहे हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनसे भी ये सवाल पूछेगी कि आपने क्या इन्वेस्टिगेशन किया, कैसे किया, क्या आपने, मतलब कुछ भी आप हासिल नहीं कर पाए। ये बात, ये गले से नीचे उतरने की बात ही नहीं है कि आपको क्लोजर, आप कुछ तो लेके आते, आप अनट्रेसेबल, ये जैसे कोई गाड़ी चोरी हो गई और इंश्योरेंस का क्लेम है और गाड़ी अनट्रेसेबल है कि गाड़ी को वो किसी बाजार में, चोर बाजार में आपने पुर्जे करके बेच दी और गाड़ी नहीं मिल पा रही है। तो आप यकीन जानिए, मैं हुरैरा में वकील हूं, मैं ये बात बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा कि अगर पुलिस, सीबीआई की बात तो बहुत दूर की है, अगर पुलिस चाहे, ये फिल्मों में हम लोगों ने डायलॉग सुना है, लेकिन मैं इसको बहुत एक आज की कॉन्टेक्स्ट में कहूंगा, अगर पुलिस चाहे तो अगर किसी आदमी का किसी मोहल्ले में ना, अगर उसका बटुआ भी गायब हो जाता है, तो पुलिस चाहे तो 1 घंटे के अंदर वो बटुआ भी वापस मिल सकता है। यहाँ तो एक जान का सवाल है, एक इंसानी जान का तकाजा है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं कहूंगा कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीदें वाबस्ता है, और इंशाल्लाह हम सब लोग ये उम्मीद करें कि जरूर इंसाफ होगा। बिल्कुल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि एक माँ का दर्द कम होगा और माँ को इंसाफ जरूर मिलेगा, और यही मुल्क की अदलिया से हमें पूरा भरोसा है। और जाहिर सी बात है कि जो एजेंसियां हैं या जो सरकार हैं, उन्हें तंदही के साथ नजीब को ढूंढना चाहिए और पता लगाना चाहिए, तभी एक मां का दर्द कम होगा और उस मां को इंसाफ मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया फातिमा नफीस साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए, और डॉक्टर फर्रुख खां आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो खबर खास में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।